हाय फ्रेंड्स। आज अपन शुरू कर रहे हैं आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस। और इसमें अपन टॉपिक ले रहे हैं जेंडर कास्ट एंड वॉइस। लेकिन जेंडर कास्ट और वॉइस को लेने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले जो अपने अमर्त्य सेन जी हैं उन्होंने क्या बात बोल रहे थे और ये यहाँ पर जेंडर कास्ट वॉइस यह क्या बात बोलना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों ही चीज़ें इरेलीवेंट है, आपस में कोई संबंध नहीं है। ऐसा लगता है कि नया ही चैप्टर स्टार्ट हो गया, परंतु ऐसा नहीं, दोनों के बीच में संबंध है। इसलिए मैं पहले दोबारा आपको शुरू से हल्का सा उसको लेते हुए चलूंगा, ताकि आप दोनों के बीच में आप उसको रिलेशन बना सके, आपको समझ में आ सके। तो जैसे शुरू करते अपन यहाँ से हल्का सा ले रहे हैं। तो प्रोलिक्सिटी, जो ज़्यादा बोलने की जो बात है यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये ज़्यादा बोलना अपने इंडियंस की कल्चर में है। तो इंडियंस की कल्चर में ज़्यादा बोलने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपन जो है हम लोग डिस्कस करते हैं आपस में। हमारी आदत क्या है? डिस्कस करने की है। हमारी आदत क्या है? तर्क वितर्क करने की है। हमारी आदत क्या है? आर्गुमेंट देने की है, काउंटर आर्गुमेंट देने की है। इसलिए हम ज़्यादा बोल लेते हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये निकल रहा है। और ये इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया अपने को कि जैसे रामायण और महाभारत जो है वो अपने आप में जो एक ऐसे एपिक है जो इलियड एंड ओडिसी जो है उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। उसके अंदर रामायण महाभारत में बहुत ज़्यादा डायलॉग दे रखे हैं, डायलेमास दे रखे हैं। और या फिर ये बोले कि डायलॉग डायलेमास है, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है। तो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव का मतलब वही है कि आपस में जो डिस्कशन चल रही है, जो बोलूँ जो डिस्कशन चल रही है, आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। तो एक लंबे चौड़े एपिक्स बन गए हैं जो उस समय की इलियन और ओडिसीज थे, उनसे भी ज़्यादा बड़े अपने ही वाले वो बन गए हैं, क्योंकि उसके अंदर आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। डायलॉग एंड सिग्निफिकेंस, जहाँ तक डायलॉग एंड सिग्निफिकेंस की बात है, यहाँ पर अपन इस देखते हैं कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो महाभारत युद्ध के पहले जो आपस में जो काउंटर आर्गुमेंट आर्गुमेंट चल रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस इस बात की है कि इन दोनों के डायलॉग यूरोपियन कल्चर के ऊपर भी हावी रहे। इसकी इंपॉर्टेंस बात की है। इसकी इंपॉर्टेंस बात की है कि उस समय के जो इलियट, जो इसमें नाम दे रखे हैं, उस समय के जो राइटर्स हैं, टी एस इलियट है और ईशर वुड है, तो इन्होंने जो इनको ट्रांसलेट भी किया है। इसके अंदर इस बात की भी इंपॉर्टेंस है कि आपकी किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है। इसमें इस बात की भी आर्गुमेंट दे रखी है कि आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, अपनी ड्यूटी पर फोकस करें। और कृष्ण भगवान इसके अंदर जीतते हैं। लेकिन चूंकि अर्जुन का जो पर्सपेक्टिव था कि किस इसके कुछ बैड कंसिक्वेंसेस में निकलेंगे, तो अपन उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंस दे रखी है कि ये वर्ल्ड वाइड इसको जस्टिफाई किया गया। जैसे जे रॉबर्ट ओपनहेमर है, इनको एक बेसिस मिला जब इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब को जब इन्होंने डेवलप किया। तो जैसे इन्होंने एक बहुत बड़ा एक जब ये फटा न्यूक्लियर बॉम्ब, और इनको ये भी हल्के से मूड हो गए, द्रवित हो गए कि ये भी कृष्ण की तरह कि मैं एक डेथ हूँ। तो इनको एक इम्पोर्टेंस मिली कि हाँ, मैंने भी वही काम किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने ऐसे एक बम डेवलप किया जो किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर पाएगा। जो राइट साइड वाले व्यक्ति हैं उसको यूज़ करेंगे, परंतु वो बाद में खुद ही अपने आप को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। साफ लिखा हुआ है, वो खुद ही अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मैंने सब बॉम्ब डेवलप तो कर लिया है। या फिर मैं बोलूँ कि जब भी कोई व्यक्ति टेक्निकली कोई चीज़ करता है जिसमें उसको बहुत अच्छा लगता है, और वो उसको पूरा करने के बाद में बताता है कि अब इसको क्या करा जाए, तो अपनी तरफ से वो इंपॉर्टेंस बताता है कि हमें इस बॉम्ब को अच्छे लोगों के लिए, अच्छे भले के लिए यूज़ करा जाएगा, बुरे लोगों को मारने के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली वो डिस्ट्रक्शन तो करेगा, वो विनाश तो करेगा। तो यहाँ पर वो खुद ही अपना को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अर्जुन की और जो कृष्ण की जो बीच की जो डायलॉग बनता है, उसने यूरोपियन कल्चर को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया उस समय को। तो इसकी एक विशेष इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर मेन बात तो यह है कि जो नया टॉपिक अपना स्टार्ट होता है जेंडर कास्ट एंड वॉइस, यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है? यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस इस बात की है कि क्या जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में डिस्कशन होती है, क्या वैसी डिस्कशन करने का हमको भी अधिकार होता है क्या? इस बात की यहां से इंपॉर्टेंस शुरू होती है नए टॉपिक की, कि जो डिस्कशन कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई, छोटा सा मुद्दा था जो बहुत बड़ा बना,
जिसने महाभारत को क्रिएट कर दिया। और भगवद गीता के बारे में बोला जाता है कि आज की डेट में जितने भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन उसके अंदर मिल जाता है। तो वो बुक क्या बन गई, अपनी हिंदू फिलोसॉफी के लिए एक थियोलॉजिकल बेसिस बन गया। इस बात की इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर जब ये शुरू कर रहे हैं जेंडर, कास्ट और वॉइस, तो यहाँ पर इस बात को शुरू कर रहे हैं कि जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो डिस्कशन होती है, क्या उसी तरह की डिस्कशन हम लोग भी करते हैं? हम लोग भी क्या नए नए पहलू पे विचार करते हैं कि क्या अफेक्ट होगा किसी चीज़ का? क्या हम ऐसा सोचते हैं? या फिर हम लोग डिस्कस करते हैं? क्या हमें हर व्यक्ति को डिस्कस करने का अधिकार है? हर कास्ट के लोगों को डिस्कस करने का अधिकार है? क्या हम लोगों को समानता है हमारे बीच में कि वहाँ पर एक जो लड़ाई करने वाला योद्धा है, एक वो भगवान से डिस्कस कर रहा है? आप समझ रहे हैं? वहाँ पर एक लड़ाई करने वाला योद्धा है तो इंसान ही, परंतु जो यहाँ पर कृष्ण भगवान है, वो जानते हुए भी कि कृष्ण और भगवान है, तो भी वो अपनी बात को रख रहा है और डिस्कस कर रहा है। तो क्या हम लोग आदमी को, औरत को, या फिर ऊंची कास्ट नीची कास्ट के लोगों को आपस में डिस्कस करने का अधिकार है? क्योंकि इस डिस्कशन से ही चीज़ें लंबी होती है, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं, नई नई चीज़ें निकल सामने आती है। क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है, इसके परिणाम हमें पता लगते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर के अमर्त्य सेन आगे बढ़ रहे हैं। अपन शुरू करते हैं इसे। देयर इज however a serious question to be asked as to whether the tradition of arguments and disputations has been confined to an exclusive part of the Indian population। यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सीरियस क्वेश्चन वो उठा रहे हैं कि जो ट्रेडिशंस है, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की जो हमने कृष्ण और अर्जुन के बीच में देखी है, क्या इस तरह की जो डिस्पुटेशंस या आर्ग्यूमेंट्स होती है वो ऐसा तो नहीं कि जो मेल एलाइट है वहीं तक ही सीमित है? केवल आदमी ही जो अच्छे सभ्य उच्च घराने के आदमी हैं वही क्या आर्ग्यूमेंट्स डिस्पुटेशंस में भाग लेंगे? औरों को अधिकार नहीं है? तो देयर इज हावेवर ए सीरियस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड एज टू वेदर क्या द ट्रेडिशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्पुटेशंस हैज बीन कन्फाइंड कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है टू एन एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, एक इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर सबको दिया गया है, पर जस्ट टू द मेंबर ऑफ द मेल एलाइट, शायद कुछ लोग मेल एलाइट तक ही, सबको ये अधिकार नहीं है। इट वुड ऑफ कोर्स बी हार्ड टू एक्सपेक्ट that argumentation participation would be uniformly distributed all over all segment of the population। it would be hard, ये हार्ड होगा, ये कठिन होगा ये एक्सपेक्ट करना कि आर्गुमेंटेशन जो पार्टिसिपेशन है, जो तर्क वितर्क के अंदर जो सहभागिता की वाली बात है, वह यूनिफॉर्मली पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा स्वीकार करना मुश्किल होगा। बट इंडिया हैड डीप inequalities along the lines of gender, class, caste and community। इंडिया के अंदर इनइक्वलिटीज हैं, असमानताएं हैं, जेंडर को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन है, क्लास को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट को लेकर भेदभाव है, इन डिस्क्रिमिनेशन है, तो कम्युनिटी के ऑन विच मोर प्रेजेंटली जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। द सोशल रिलेवेंस of argumentative traditions would be severely limited if disadvantaged sections were effectively barred from participation। ये कह रहे हैं कि सोशल रिलेवेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशंस, ये जो हमारी जो तर्क वितर्क करने की जो ट्रेडिशन है, अगर ये इसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, सोशल रिलेवेंस इसकी जो सोसाइटी के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है वो लिमिटेड हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डिसएडवांटेज सेक्शन को, जो डाउन ट्रोडन जो सेक्शन है, जो दलित वर्ग हैं या फिर जो डिसएडवांटेज जिनको एडवांटेज नहीं मिलते हैं, ऐसे लोगों को बार्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा पार्टिसिपेशन करने से। ऐसे लोगों को अगर बाय द वे आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशंस के अंदर भाग लेने से रोक दिया जाएगा तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी सोसाइटी के अंदर। The story here is
हाउएवर मच मोर कॉम्प्लेक्स देन ए सिंपल जनरलाइजेशन कैन कैप्चर। जो स्टोरी अपन जो देख रहे हैं ये मोर कॉम्प्लेक्स है, ये केवल सिंपल स्टोरी नहीं है, ये मोर कॉम्प्लेक्स है। जो अपन जनरलाइज के रूप में अपन देख लेते हैं भाई ठीक है भगवत गीता अपन ने पढ़ ली है, वो कह रहे हैं कि जो आप अपनी ड्यूटी को पूरा करो, फेयर फॉरवर्ड बनो, फेयरवेल नहीं। और वहाँ पर जो कृष्ण जो अर्जुन है वो फेयरवेल पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि अच्छा होना चाहिए, जो भी हो खून खराबा क्यों हो, इसके बुरे परिणाम भी निकल सकते हैं। तो ये जो एक जनरलाइज करने के लिए बात आ रही है वो वाला मैटर नहीं है, यहाँ पर तो कॉम्प्लेक्सिटी है। आई बिगेन विद जेंडर। अब यहाँ पर अमर्त्य सेन शुरू कर रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो रहा है वो जेंडर को लेकर शुरू कर रहे हैं, वो कि क्या आदमी और औरत दोनों को डिस्कस करने का अधिकार है। तो यहाँ पर वो कुछ पर्सपेक्टिव ले रहे हैं हिस्ट्री से, हिस्टोरिकल इवेंट्स बता रहे हैं। यहाँ पर वो गार्गी, मैत्री, याज्ञवल्क्य इनके एग्जाम्पल देंगे, यहाँ पर द्रौपदी का एग्जाम्पल देंगे कि हमारे ट्रेडिशन में ऐसा तो रहा है। हाँ भले ही कम हद तक, लेकिन कुछ तो पावरफुल रहा है। शुरू करते हैं। आई बिगिन विद जेंडर, देयर कैन बी लिटिल डाउट दैट मैन हैव टेंडेड बाय एंड लार्ज टू रूल द रूस्ट in argumentative moves in India. There can be a little doubt, यहाँ पर निस्संदेह कुछ छोटा सा डाउट तो रह सकता है किस बात को लेकर के कि जो मैन है वही टेंडेंसी रखते हैं, वही झुकाव रखते हैं, ये प्रवृत्ति रखते हैं, या फिर वो लोग ही आर्ग्यूमेंट करने के लिए वो लोग फोकस रखते हैं, वही करते हैं। ऐसा करना या ऐसा सोचना लिटिल डाउट में रहेगा, कुछ जिसके ऊपर थोड़ा संदेह किया जा सकता है। बट डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन बोथ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स हैज नॉट बीन एट ऑल नेग्लिजिबल। परंतु वो कह रहे हैं कि मैन जो है, रुष्ट का मतलब होता है जो जहाँ पर कोई व्यक्ति रहते हैं, तो वहाँ पर जहाँ व्यक्ति रह रहे हैं, जहाँ वो बसेरा रहे हैं, जहाँ पर वो लोग उनका एक बसेरा बना हुआ है, तो मेल ही जो मैन है वो ही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ऐसा सोचना कुछ हद तक डाउटफुल रहेगा। वुमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल लीडरशिप पर अपन देख रहे हैं, वुमेन का पार्टिसिपेशन वो इंटेलेक्चुअल परस्यूट में देख रहे हैं। परस्यूट का मतलब काम, वर्क, जो भी वो काम करते हैं। तो बौद्धिक रूप में भी वुमेन की सहभागिता देख रहे हैं, पॉलिटिकल रूप में सहभागिता देख रहे हैं, उनको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो नेग्लिजिबल नहीं है। मतलब औरत जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप भी कर रही है और इंटेलेक्चुअल परस्यूट में भी पार्टिसिपेट कर रही है, उनको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑब्वियस इनफ टुडे, आज की डेट में ये इनफ भी दिख रहा है। कैसे? बट इसमें वहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, पर्टिकुलरली इन पॉलिटिक्स इंडीड मेनी ऑफ द डोमिनेंट political parties in India, national as well as the regional, are currently lead by women। बहुत सी जो मतलब ये नेशनल लेवल पर या रीजनल लेवल पर अपन आज की डेट में देख रहे हैं कि कुछ औरतें हैं जो वुमेन है वो लीडरशिप में है, हैव बीन सो लीड इन द पास्ट, और पास्ट में भी रही है। बट इवन इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीड बाय द कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी जो उस समय इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो नेशनल जो मूवमेंट हुआ था उसके अंदर भी वो लीडरशिप रही है। देयर वर मेनी मोर वुमेन्स इन द पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस, उनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत अच्छी रही है उनकी, ऐसी वुमेन की। यहाँ तक कि वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रशियन और चाइनीज़ के अंदर जो क्रांतियाँ हुई थी वहाँ पर जो औरतें थी उनसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस, अगर रशियन की और चाइनीज़ की जो क्रांति हुई है वहाँ पर जितनी इम्पोर्टेंस है, जितनी सहभागिता औरतों की थी, दोनों को मिला करके उससे कहीं ज़्यादा सहभागिता या इम्पोर्टेंस इंडियन कल्चर के अंदर, इंडियन जो इंडिपेंडेंस जो नेशनल मूवमेंट हुआ है उसके अंदर रही है। तो इट इज़ आल्सो परहैप्स worth noting that Sarojini Naidu, the first woman president of Indian National Congress, was elected in 1925। यहाँ पर सरोजिनी नायडू का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो 1925 के अंदर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो प्रेसिडेंट रही है। इवन वो यहाँ तक कर रहे हैं कि वो 50 ईयर्स अर्लियर, 50 साल पहले ही बन गई थी, जबकि वहाँ पर ब्रिटिश के अंदर जो वुमेन लीडरशिप आई, फर्स्ट वुमेन लीडरशिप जो बनी मार्गरेट थैचर 1975 में, उससे 50 साल पहले 1925 में यहाँ पर सरोजिनी नायडू यहाँ पर लीडर बन गई थी। द सेकेंड वुमन हेड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस
नीलेश सेनगुप्ता वाज इलेक्टेड इन 1933। 1933 में नीलेश सेनगुप्ता जो नेशनल कांग्रेस की वो वुमेन हेड बनी, वो सेकंड। अर्लियर और लेटर दीज डेवलपमेंट्स आर प्रोडक्ट ऑफ द रिलेटिवली रिसेंट टाइम्स। जो भी हो, चाहे बात की बात हो या पहले की बात हो, यहाँ पर ये कर रहे हैं कि रिसेंट टाइम पर भी वो देख रहे हैं कि ये सब जो डेवलपमेंट हुआ है वो आज की डेट से जुड़े हुए हैं, रिसेंट टाइम से जुड़े हुए हैं। बट वॉट अबाउट द डिस्टेंट पास्ट, अभी करने के लिए पास्ट में क्या था, अगर अगर हम पास्ट में जाते हैं तो हमें भी वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, भले ही कम सही, परंतु वहाँ पर कुछ औरतों के नाम ऐसे हैं जिनके जो स्कॉलर रही हैं, जो विद्वान रही हैं, और वो किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट में उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और उनके नाम आते हैं। तो बट व्हाट अबाउट द डिस्टेंट पास्ट, वुमेन्स इन ट्रेडिशनल रोल इन डिबेट्स एंड डिस्कशंस हैज सर्टेनली बीन मच लेस प्रोनाउंस्ड देन दैट ऑफ मेन इन इंडिया। भले डिबेट्स और डिस्कशन के अंदर वुमेन्स का जो रोल है वो इतना ज़्यादा डिक्लेयर नहीं हुआ है इंडिया के अंदर, और अदर कंट्रीज में भी नहीं था पास्ट में, बट इट वुड बी मिस्टेक टू थिंक दैट वोकल लीडरशिप बाय वुमेन इज कंप्लीटली आउट ऑफ लाइन। परंतु यह सोचना गलत होगा कि जो लीडरशिप थी, वोकल लीडरशिप थी, वो वुमेन के द्वारा, जो वुमेन थी वो पूरी तरह से आउट थी, ऐसा सोचना गलत होगा। मतलब वुमेन के पास में वोकल लीडरशिप थी। वोकल लीडरशिप का मतलब कि वो अपने आप में एक मिलिटेंट थी, वो कुछ जो अपनी बात को फोर्सफुली रखती थी और अपनी विद्वता उन्होंने सिद्ध करी। तो दैट वोकल लीडरशिप बाय वुमेन इज कंप्लीटली आउट ऑफ लाइन विद एनीथिंग दैट हैज हैपेंड इन इंडियाज पास्ट। इंडीड इवन इफ वी गो बैक, अगर हम पीछे जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, ऑल द वेज टू एंशिएंट इंडिया, some of the most celebrated dialogues have involved women। बहुत से जो अपन पुराने हिस्ट्री में जाते हैं तो जो डिस्कशन हुआ है, डिबेट्स हुई है, जिस तरह की जो डायलॉग्स अपन ने पढ़ते हैं उसके अंदर वुमन भी इन्वॉल्व रही है। विद द शार्पेस्ट क्वेश्चनिंग ऑफन कमिंग फ्रॉम द वन इंटरकुलेटर्स, जितनी जो औरतें जो क्वेश्चन पूछती थी, इंटरकुलेटर्स थी, तो उसके अंदर उन्होंने शार्प क्वेश्चन किए, उन्होंने मतलब उनकी स्कॉलरशिप, उनकी विद्वता उनकी सिद्ध होती है। तो विद द शार्पेस्ट क्वेश्चनिंग ऑफन कमिंग फ्रॉम द वुमन इंटरकुलेटर्स, दिस कैन बी ट्रेस्ड बैक इवन टू द उपनिषद, और हमें इसकी छाप उपनिषद में मिलती है। द डायलेक्टिकल ट्रीटीज, जो छोटी बुक होती है उस समय की, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर जो समझाने के लिए, डायलेक्टिकल ट्रीटीज दैट वर कंपोज फ्रॉम अबाउट द 8th century BC, जो लगभग 8वीं सदी पूर्व वो लिखी गई थी। उसके अंदर कुछ हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है, एंड विच आर ऑफन टेकन टू बी फाउंडेशन ऑफ हिंदू फिलोसॉफी, और हिंदू फिलोसॉफी की वो फाउंडेशन भी बनती है। फॉर एग्जाम्पल इन द बृहदारण्यका उपनिषद, एक उपनिषद का नाम है बृहदारण्यका, वी आर टोल्ड अबाउट द फेमस अर्गुइंग कॉम्बैट। एक तर्क का एक कॉम्बैट चल रहा है, जहाँ तर्क वितर्क चल रहा है, एक कॉम्बैट चल रहा है, टसल चल रही है वहां पर, इन विच याज्ञवल्क्य द आउटस्टैंडिंग स्कॉलर एंड टीचर, एक याज्ञवल्क्य एक विद्वान है जो टीचर भी हैं, हैज टू फेस क्वेश्चंस फ्रॉम द असेंबल्ड गैदरिंग ऑफ पंडित्स। जो याज्ञवल्क्य हैं उनको, जो एक स्कॉलर और टीचर हैं, उनको पंडितों के ग्रुप के द्वारा उनसे क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं। वहां पर एक वुमन स्कॉलर का नाम आ रहा है गार्गी, वो आती है, हु प्रोवाइड द शार्पेस्ट एज टू द इंटेलेक्चुअल इंटरोगेशंस। जो इंटेलेक्चुअल इंटरोगेशन चल रही है, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक जो तर्क वितर्क चल रहा है, वहां पर शार्प एज देती है वो, वहां पर मतलब ऐसे क्वेश्चन करती है, या फिर ये बोले कि वहां पर वो मिलिटेंट की तरह वहां पर वो काम बात करती है, और सी एंटर्स द फ्रे। वो जो कॉम्बैट चल रहा है, जो आर्ग्यूमेंट का जो कॉम्बैट चल रहा है, वहां पर वो एंटर करती है विदाउट एनी स्पेशल मोडेस्टी, और कोई ज्यादा मोडेस्टी नहीं दिखाती वहां के पंडितों को, और बोलती है वनरेबल ब्राह्मण्स। वनरेबल का मतलब सम्मानीय ब्राह्मण्स, विद योर परमिशन आई शैल आस्क हिम 2 questions ओनली।
मैं याज्ञवल्क्य से केवल 2 क्वेश्चन पूछूंगी। इफ ही इज एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस ऑफ माइन, अगर वो मेरे दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं, देन नॉन ऑफ यू कैन एवर डिफीट हिम इन एक्सपाउंडिंग द नेचर ऑफ गॉड। तो ये समझ लो कि आप जो भगवान की नेचर के बारे में जो एक्सप्लेनेशन आप चाह रहे हो, जिसको डिस्कस करोगे, आप उसको डिफीट नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो गार्गी है इतनी कॉन्फिडेंसली वो बोल रही है कि मैं केवल 2 क्वेश्चन, आप भले कितने के क्वेश्चन पूछ लो, उससे कोई मतलब नहीं है, पर मैं केवल 2 क्वेश्चन पूछूंगी। अगर उसने मेरे 2 क्वेश्चनों का आंसर दे दिया, मतलब उसके क्वेश्चन कितने शार्प रहे होंगे। अब और वो उन पंडितों की भीड़ के, मतलब जो मेल था, मेल एलाइट थे, उन मेल एलाइट के बीच में जाकर के एक औरत अपनी बात को रख रही है एज ए मिलिटेंट। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैन एवर डिफीट हिम इन एक्सपाउंडिंग द नेचर ऑफ गॉड, तो आप गॉड की नेचर को एक्सप्लेन करने को लेकर के आप उसको डिफीट नहीं कर सकते हैं, अगर मेरे उस वो ओनली 2 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। इवन थो गार्गी एज एन इंटेलेक्चुअल एंड पेडागॉग, वो जो गार्गी है वो कौन है? इंटेलेक्चुअल एंड पेडागॉग, जो एक वो बौद्धिक मतलब विद्वान है और टीचर है। इज नो मिलिट्री लीडर, वो मिलिट्री लीडर तो नहीं है, वो एक मिलिट्री लीडर नहीं है। अब मिलिट्री लीडर का इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं अमर्त्य सेन जी की, इन मोड फॉर एग्जाम्पल ऑफ द रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी, another feminine हीरो हु फॉट वेलियंटली, जो रानी लक्ष्मीबाई की तरह नहीं है, जो बहादुरी से लड़ी है मुटिनस के साथ में। मुटिनस का मतलब जो विद्रोही थे, उनकी लीडरशिप करी उन्होंने, उसने रानी लक्ष्मीबाई ने, और ब्रिटिश रूल के खिलाफ वो लड़ी है 19th सेंचुरी में। तो वो इस तरह की कोई मिलिट्री लीडर नहीं है, परंतु इंपॉर्टेंस क्या है, वन ऑफ द ग्रेट वॉरियर, सॉरी, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसको एक एंटाइटल किया वन ऑफ द ग्रेट वॉरियर क्वींस ऑफ द वर्ल्ड एज एंटोनिया फ्रेजर डिस्क्राइब हर। तो एंटोनिया फ्रेजर जो एक लेडी थी, उसने उसको रानी लक्ष्मीबाई को वॉरियर क्वींस के नाम से उसको डिस्क्राइब किया है। हर यूज ऑफ इमेजरी इज स्ट्राइकिंगली मिलिटेंट। अब हर का मतलब कौन है यहाँ पर? गार्गी। हर का मतलब कौन है? गार्गी। अब वो दोबारा गार्गी पर आ रहे हैं कि गार्गी जो थी वो फेमिनाइन हीरो नहीं थी, वो कोई मिलिट्री लीडर नहीं थी, परंतु उसकी जो इमेज थी वो किस रूप में सामने आई? मिलिटेंट, जो फोर्सफुली अपनी बात को बोलती है, फोर्सफुली अपनी बात को बोलती है। याज्ञवल्क्य, आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू, मेरे पास में तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन है। लाइक द रूलर ऑफ विदेहा और काशी बनारस कमिंग फ्रॉम ए हीरोइक लाइन, वो बोल रही है कि जैसे कि विदेहा और काशी की जो किंग है, जो हीरो है, जो वहां के योद्धा है, वो हु स्ट्रिंग्स, जो धनुष के ऊपर जो प्रत्यांशा चढ़ाते हैं, दिस कॉल्ड स्ट्रिंग्स। तो हु स्ट्रिंग्स इज अनस्ट्रंग ब्रो, जो उनकी धनुष की जो प्रत्यांशा, जो अभी प्रत्यांशा चढ़ी हुई नहीं है, उसके ऊपर प्रत्यांशा चढ़ा रहे हैं। टेक्स इन हैंड 2 पेनेट्रेटिंग एरोज, और उनके हाथ में 2 तीखे जो बाण हैं। मतलब वो याज्ञवल्क्य बोल रही है कि विदेहा और काशी के जो वॉरियर हैं, जो अपनी धनुष पे प्रत्यांशा चढ़ा रहे हैं और जिनके हाथ में 2 तीखे बाण हैं, उसी तरह से मैं तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन लेकर के आई हूं। टेक्स इन हैंड, ये एक्स्ट्रा वर्जन चल रहा है यहाँ पर। तो टेक्स इन हैंड 2 पेनेट्रेटिंग एरोज एंड अप्रोचेस द एनिमी, सो डू आई अप्रोच यू विथ 2 क्वेश्चंस। उसी तरह से मेरे पास भी तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चंस हैं, मतलब जैसे तीखे बाण उनके हैं वैसे तीखे क्वेश्चन मेरे रहेंगे। विच यू हैव टू आंसर, जिनके तुम्हें आंसर देना है। या कि बोले क्या डस, वो करता है। हाउएवर मैंने टू सेटिस्फाई गार्गी विद हिज आंसर्स, और वो गार्गी को सेटिस्फाई भी कर देता है। अभी आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू एग्जामिन, या आई का मतलब अमर्त्य सेन। इस ब्रैकेट के अंदर अमर्त्य सेन बोल रहे हैं कि मैं इतना समर्थ नहीं हूं कि गार्गी के और याज्ञवल्क्य के बीच में किस तरह क्वेश्चन थे, उनके आपस में किस तरह की डिस्कशन हुई है, क्या क्वेश्चन थे गॉड को लेकर के, क्या क्वेश्चन पूछे गए। मैं इतना समर्थ नहीं हूं कि मैं उन थियोलॉजिकल मेरिट्स के ऊपर अपने कोई कमेंट दे सकूं। तो आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू एग्जामिन
the theological merits of this interchange and will refrain from commenting on the substantive content of their discussion. और उनकी डिस्कशन के जो सब्सटेंटिव कंटेंट है, जो फंडामेंटल जो कंटेंट है, उनसे मैं अपने आप को रिफ्रेन कर रहा हूँ, दूर रख रहा हूँ. मतलब मैं उनके बीच में क्या डिस्कशन चल रही है ऐसा कुछ करने के लिए मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, समर्थ नहीं, एबल नहीं हूँ. गार्गी एक्नोलेजेस दिस हैंडसमली. गार्गी याज्ञवल्क्य के जितने भी जो आंसर होती है उनको वो एक्सेप्ट करती है, बट अगेन विदाउट अनड्यू मोडेस्टी. परंतु बिगर किसी अनड्यू मोडेस्टी के, ज्यादा अनड्यू का मतलब एक्सेस मोडेस्टी के, वो दोबारा ब्राह्मण्स को बोलती है, सम्मान्य ब्राह्मण्स, you should consider it an achievement if you can get away after bowing to him. अब यहां पर दोनों कितनी मजेदार बात बोल रही है वो कि it an achievement if you can get away, अगर आप यहां से निकल सको, आफ्टर बॉइविंग टू हिम, उसको झुक करके, मतलब उसके सामने झुक करके, certainly none of you can ever defeat him in expounding the nature of God. मतलब वो कह रही है कि अगर आप गॉड की नेचर को एक्सपेंड करने को लेकर के आप भले उसको डिफीट ना कर सकें, उसको डिफीट नहीं कर सकते आप, और आपको उसके सामने सिर झुकाकर निकलना पड़े, आप समझना. वो कह रही है कि आप उसको डिफीट ना कर सको, आपने डिफीट नहीं किया, और आप उसके सामने सिर झुकाकर निकल रहे हैं. दो बातें क्लियर है. आप उसको डिफीट नहीं कर पाए, मतलब वो जीत मेरा, और आप उसके सामने सिर झुकाकर निकल रहे हैं, तो शेम वाली बातों ने चीना. परंतु करेंगे तो भी आप ये भी, इसको भी आप अचीवमेंट मानकर चलना, ये भी आप लोगों के लिए उपलब्धि रहेगी कि आपसे वो जीता है और आप सिर झुकाकर निकल रहे हो, तो भी आपके लिए अचीवमेंट है. ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि कई बार अपन बोलते हैं, हम बोलते हैं इस तरह से कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ा तो भी अपना भी शान की बात होती है, भले वो हार गया, परंतु किसी व्यक्ति से लड़ा क्यों, शान की बात है. तो वो ये कह रहे हैं कि आप भले ही हार गए, आप भले सिर झुकाकर निकल रहे हैं उसके सामने से, परंतु आपके लिए तो भी अचीवमेंट है. तो दोनों को ही कितना बढ़िया उन्होंने संभाल लिया, याज्ञवल्क्य को भी ऊपर रख दिया, और ब्राह्मण्स को बोल दे कि आप लोगों के लिए भी बड़ी बात है कि आप उसको हरा ना पाए लेकिन सिर झुकाकर निकल रहे हैं, तो ये भी अचीवमेंट रहेगा आपके लिए कि आप ऐसे व्यक्ति से लड़े, शान की बात है, पर आप भले हार गए हो लेकिन तो भी कम नहीं समझिएगा. इंटरेस्टिंगली याज्ञवल्क्य's wife Maitri raises a profoundly important motivational question. अब यहां पर वो एक और नाम दे रहे हैं मैत्रेयी का. यहां पर हमने एक वुमेन देख ली, गार्गी, अब हम देख रहे हैं मैत्रेयी को. मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी है, वो एक मोटिवेशनल क्वेश्चन दे रही है, एक बहुत ही प्रोफाउंडली इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, गहनता से लिया हुआ क्वेश्चन है. उस पर उठा रही है, व्हेन द टू डिस्कस द reach of the wealth in the context of the problems and predicaments of human life. यहां पर वो याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और वहां पर एक क्वेश्चन उठाती है वो वेल्थ को लेकर के कि क्या वेल्थ की रीच इतनी है, क्या वेल्थ इतना अप्रोच रखता है, किस चीज को लेकर के. व्हेन द टू डिस्कस, टू का मतलब खुद मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य, when the two discuss the reach of the wealth in the context of the problems and predicaments of human life, कि human life के अंदर जो predicaments होती हैं, जो problems होती हैं, जो pitiable conditions आती हैं, और जो problems होती है, उसके अंदर wealth की कहाँ तक भूमिका है, क्या wealth कहाँ तक उन चीज़ों को दूर कर सकता है. In particularly what wealth can or cannot do for us, particular कि wealth हमारे लिए, धन हमारे लिए क्या कर सकता है. Maitreyi wonders whether it could be the case that if the whole earth full of wealth were to belong just to her, she could achieve immortality through it. वो ये कह रही है कि अगर उसके पास में
पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी कैसी है, वेल्थ से पूरी भरी हुई है, उसके पास में है, मतलब धन से भरी हुई पूरी अर्थ उसके पास में है, तो क्या वो इमोर्टेलिटी को गेन कर सकती है? क्या वो अमरता को प्राप्त कर सकती है? तो उसका आंसर याज्ञवल्क्य देते हैं नो। उसका आंसर याज्ञवल्क्य देते हैं नो। लाइक द लाइफ ऑफ रिच पीपल विल बी योर लाइफ। एक अमीर लोगों की तरह तुम्हारी लाइफ होगी, बट देर इज नो होप ऑफ इमोर्टेलिटी। परंतु नश्वरता या अमरता को तुम प्राप्त नहीं कर सकती, उसका होप छोड़ दो। बट देर इज नो होप ऑफ इमोर्टेलिटी, यहां पर आप अमरता को प्राप्त नहीं कर सकते बाय द वेल्थ। मैत्री रिमार्क्स, what should I do with that by which I do not become immortal? तो ऐसे धन का क्या जिससे मैं अमरता को प्राप्त भी ना हो सकूं, जो मैं अमर भी ना हो सकूं, ऐसी चीज का क्या करना? मैत्रेयी, रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल क्वेश्चन मीन्स ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आए या ना आए, ऐसे आर्गुमेंट्स जिसके काउंटर आर्गुमेंट्स ना बन रहा हो। तो मैत्रेयी रिटोरिकल क्वेश्चन has been repeatedly cited in Indian religious philosophy to illustrate both the nature of the human predicament and the limitations of the material world। यहाँ पर जो मैत्री का जो इस तरह का जो क्वेश्चन है कि इस ऐसे धन का क्या करना जो हमें अमर भी ना बना सके, तो ये जो चीज़ है इंडियन रिलीजियस फिलोसॉफी के अंदर एक बार बार इसको यूज़ किया गया है। किस संदर्भ में? कि जो ह्यूमन लाइफ की जो प्रेडिकामेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, और जो मटेरियल वर्ल्ड की जो लिमिटेशंस है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि आज जो इंसानों की या मानव की जो कंडीशंस है, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, और जो हमारी जो मटेरियल वर्ल्ड का मतलब होता है जो हमारा भौतिक संसार है, भौतिक संसार का मतलब हमारा वेल्थ भी आ गया उसके अंदर। तो आपकी जो चल अचल संपत्ति है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, किसके संदर्भ में? आपकी प्रॉब्लम को लेकर के, आपकी दैनिक कंडीशन को लेकर के, आपकी समस्याओं को लेकर के, आपके प्रेडिकामेंट्स को लेकर के। तो आप उसकी मटेरियल वर्ल्ड की लिमिटेशंस क्या है, इसके ऊपर इलस्ट्रेशन हुआ है, व्याख्यान दिए गए हैं, और उसको बार बार इसके बारे में दोहराया गया है इस क्वेश्चन को कि ऐसे धन का क्या करना जो हमें अमर नहीं बना सके। बट देर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सचेंज दैट in some ways more immediate interest, sorry, and the limitation of the metal world, but there is another aspect of this exchange। यहां पर इस लिमिटेशंस का, किसकी लिमिटेशंस का? इस वेल्थ की लिमिटेशंस का, और हमारी जो समस्या है, जो हमारी जो हमारी पिटीफुल जो कंडीशन है, जो है प्रेडिकामेंट्स है, तो इनको लेकर के जो नया एक्सपेक्ट बनता है वो क्या है? दिस इज कंसर्न द रिलेशन एंड डिस्टेंस बिटवीन इनकम एंड अचीवमेंट। आप काम करते हैं और आप धन प्राप्त कर रहे हैं, आपको इनकम हो रही है, तो आपकी इनकम और अचीवमेंट के बीच में रिलेशन और डिस्टेंस किस तरह के हैं? यहां पर ये बोले कि आपके इनकम और अचीवमेंट किस तरह के बन रहे हैं? क्या जितना अचीवमेंट हो रहा है क्या उतनी इनकम है? अभी जितनी इनकम है आपके क्या अचीवमेंट भी उसी तरह के हैं? तो उनके बीच में कितना गैप है, ज़्यादा है या कम है, या दोनों के बीच में संबंध है, यह बात किस तरह कर रहे हैं? तो बिटवीन द कमोडिटीज वी कैन बाय एंड द एक्चुअल कैपेबिलिटीज वी कैन एंजॉय। यहां पर कर रहे हैं कि जो कमोडिटीज हम जो बाय कर सकते हैं, जो कमोडिटी हम बाय कर रहे हैं, हमारे जितना भी राशन पानी, जो भी हमारा आइटम है, जो भी हमें नीड है, हमारी नीड को हम जो बाय कर पा रहे हैं, तो द एक्चुअल कैपेबिलिटीज वी कैन एंजॉय। क्या हम उसको एंजॉय भी कर पा रहे हैं? क्या हमारे पास तो लेने को खरीदने को तो बहुत सारा है, हम उसको बाय भी कर पा रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको एंजॉय भी कर पा रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आपके पास में इतना धन है कि आप बहुत सी चीजें खरीद रहे हो, आप हर चीज खरीद पा रहे हो, लेकिन क्या आप उसको एंजॉय भी कर पा रहे हैं? बिटवीन अवर इकोनॉमिक वेल्थ एंड अवर एबिलिटी टू लिव एज वी वुड लाइक, क्या हमारे जो इकोनॉमिक वेल्थ है और हमारी जो
एबिलिटी है, रहने की जो एबिलिटी है, वो भी क्या समान है क्या? हमारे पास में इकोनॉमिक वेल्थ तो बहुत सारी है, बहुत सारा पैसा है, तो क्या हमारे पास में एबिलिटी भी है? बिल्कुल उसी तरह की बात मैं बोलूँगा कि एक भिखारी एक भिखारी अमीर भी हो सकता है। एग्जाम्पल आते हैं कई बार हमारे पेपर में, न्यूज़पेपर में आ जाते हैं कि ऐसा भिखारी था जिसके पास में इतने करोड़ों की संपत्ति मिली है। तो उसके पास में इकोनॉमिक वेल्थ तो है, तो क्या एबिलिटी भी है क्या? एबिलिटी नहीं है, तो अचीवमेंट अलग हो गया, इनकम अलग हो गई। तो डिस्टेंस और रिलेशन दिख रहा है आपको? तो एबिलिटी टू अचीव, sorry, while there is a connection between the opulence and our ability to achieve what we value, तो हम क्या उस वैल्यू को हम पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं? कि हमारी जो हम शानदार, जो हमारे पास में धन है, जो शानदार हमारे पास में जो वेल्थ है, एंड आवर एबिलिटी, जो हमारी जो एबिलिटी है, क्या वो आपस में मीट हो रही है? द लिंकेज मे और मे नॉट बी वेरी क्लोज, ये आपस में जुड़े भी हो सकते हैं और नहीं भी जुड़ सकते हैं। मतलब आपके वेल्थ को लेकर के और आज के अचीवमेंट को लेकर के कोई आपस में रिलेशन नहीं निकलता है। कई बार भिखारी जो होता है बहुत पैसा वाला है परंतु एबिलिटी नहीं है, या फिर हम अच्छे से रहते हैं, अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं लेकिन पैसे हमारे पास कम होते हैं, या फिर हमारे पास में पैसा भी होता है और हम बहुत सी चीजें खरीद भी लेते हैं परंतु हम उनको एंजॉय नहीं कर सकते। तो द लिंकेज मे और मे नॉट बी, सॉरी, may or may not be very close. Matthew worldly worries might well have some transcendental relevance. जो उसकी वर्ल्डली वरीज है, जो सांसारिक जो चिंताएं हैं, वो ट्रांसेंडेंटल रेलिवेंस वाली है, एक वो इंपॉर्टेंस वाली है। एज इंडियन रिलीजियस कमेंटेटर्स हैव डिस्कस्ड ओवर मेनी सेंचुरीज, जो उसकी वर्ल्डली वरीज थी कि संसार के अंदर जो जो पैसा है वो आपके लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इस चीज को लेकर के इंडियन जो रिलीजियस कमेंटेटर्स हैं, जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य को रखने वाले जो आलोचक है, जो कमेंटेटर्स जो टिप्पणी करने वाले हैं, ये शुरू से लेकर अभी तक इसके ऊपर सदियों से इसके ऊपर डिस्कस करता है। बट दे सर्टेनली हैव वर्ल्डली इंटरेस्ट एज वेल, परंतु वो इसका वर्ल्डली इंटरेस्ट भी निकालते हैं, वो इसको रिलीजियस मैटर पे नहीं जोड़ते, इसको वो संसार के और दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं। किसी भी मैटर को धर्म से जोड़ना और किसी भी मैटर को संसार से जोड़ना, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे कर रहे हैं कि इसको धर्म से नहीं ना जोड़ें, इसको संसार के रूप में भी आप देखें। तो संसार के रूप में कैसे देखना है? तो इफ वी आर कंसर्न विद द फ्रीडम टू लिव लॉन्ग एंड एज लिव वेल, अगर हम किस तरह की स्वतंत्रता चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं लिव लॉन्ग लंबा जीना एंड लिव वेल अच्छे से जीना, अगर हम अच्छे से और लंबा जीवन जीना चाहते हैं, आप समझना, अगर हम अच्छे से, वेल का मतलब यहां पर इल का अपोजिट मांग के चलना, निरोगी काया। तो अगर हम लिव वेल चाहते हैं और लॉन्ग चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, आवर फोकस हैज टू बी डायरेक्टली ऑन लाइफ एंड डेथ। तो हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए? लाइफ और डेथ। हमारा फोकस किस पे रहेगा? हमारी जिंदगी और मौत। बस हमें अच्छे से रहना है और लंबा जीना है, नॉट जस्ट ऑन द वेल्थ एंड इकोनॉमिक ओपुलेंस, परंतु वेल्थ, धन को लेकर के और शानदार आर्थिक कंडीशन को लेकर के इसके ऊपर फोकस लेने के बजाय हमारा फोकस किस पर रहेगा? लाइफ एंड डेथ पर रहेगा। अब समझना कैसे? अच्छी वेल्थ या अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन के चक्कर में हम हमारी जिंदगी में कई तरह की बीमारियां लेकर आ जाते हैं। तो आपका लाइफ के अंदर वेलनेस नहीं रही, आप इलनेस में चले गए। आपकी वेल्थ आप बनाने के चक्कर में, आप धनवान बनने के चक्कर में आपने क्या करा? आपकी लाइफ को ट्रबल में डाल दिया। आप बिल्कुल पैसा कमाने में रहे, आप अपनी जिंदगी को या अपने शरीर के लिए आपने कुछ अलग से नहीं किया, आप बीमारियों से घिर गए। तो आपकी वेल्थ और इकोनॉमिक पॉपुलेंस पर आपका कंसिडर होने के बजाय आपका कंसिडर किस पर रहेगा? लाइफ एंड डेथ पर। आपको वेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। कई बार ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति वेल्दी होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो लंबा जीते हैं, जो लोग वेल्दी होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो निरोगी रहते हैं, वो बीमार भी रहते हैं। तो आपकी
लिव लॉन्ग से और लिव वेल से आपकी वेल्थ का, आपके इकोनॉमिक ओपुलेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो लिव लॉन्ग एंड लिव वेल इज नॉट, इट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ wealth and economic opulence. So the arguments presented by women speakers in epics and classical tales or in recorded history do not always conform to the tender and peace loving image. यहाँ पर इन्होंने अभी तक जो हम देख रहे हैं कि उन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ में जो डिस्कशन जो मैत्रेय कर रही है या जो गार्गी कर रही है, तो हम इस चीज़ को लेकर चलें कि पहले के टाइम पर भले ही वुमन की इंपॉर्टेंस इतनी ना हो, पूरे संसार में नहीं थी, परंतु यहाँ पर उसके बावजूद भी कुछ एग्जाम्पल थे जो हमें शो करते हैं कि वुमन एक किसी भी डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब आगे ऐसी वुमन के बारे में बता रहे हैं जिसने महाभारत करवा दी, जो इतना बड़ा रोल प्ले किया कि उसने युधिष्ठिर को उकसा दिया लड़ाई करने के लिए, वो इंस्टिगेटर हो गई, उकसाने वाली हो गई। अब द्रौपदी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तक उस जो अमर्त्य सेन जी बता रहे हैं कि एक औरत जो विद्वान है, अब यहाँ से हट के बता रहे हैं कि एक औरत जिसने कितनी बड़ी कहानी बना दी, कि एक औरत को जहां हम लोग किस तरह की मानते हैं कि टेंडर और पीस लविंग इमेज, हमारे सामने औरतों की इमेज किस तरह की होती है कि टेंडर होती है और पीस लविंग इमेज वाली होती है, परंतु जो इमेज उनको दी गई है असाइन टू वुमन आइसोरिसाइड, तो कन्फर्म टू द टेंडर एंड पीस लविंग इमेज डेट इज ऑफन असाइन टू वुमन। ऐसी वुमन को हम इस तरह की टेंडर और पीस लविंग इमेज वाली हम लोग मानकर चलते हैं। इन द एपिक स्टोरी ऑफ द महाभारता द गुड किंग युधिष्ठिर reluctant टू एंगेज इन ए ब्लडी बैटल, जो युधिष्ठिर है वो ब्लडी बैटल से अनिच्छुक है, वो उससे दूर रहना चाह रहे हैं। इज एंकरेज्ड टू फाइट द यूजरपर्स ऑफ हिज थ्रोन, जो उसके सिंहासन को हड़पने वाले से लड़ने के लिए जिसको एंकरेज कर दिया गया विथ एप्रोप्रिएट एंगर एंड मोस्ट इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब जो वाकपटु है, जो अपनी बात को सिद्ध कर देती है। इलोक्वेंट इंस्टिगेटर हिज वाइफ द्रौपदी। इन 6th century version of this dialogue presented in the Kiratharjuna by Bhairavi, द्रौपदी speaks thus। वापस एक और नाम यहाँ ध्यान रखना बच्चों की, पहला नाम गार्गी आया, दूसरा नाम मैत्रेय आया और तीसरा नाम आएगा भरावी। उसने किराया क्या लिखी? किरायतार्जुना लिखी उसने। तो 6th century की बात है वाली। तो 6th century के अंदर 6th century में वर्जन ऑफ दिस डायलॉग presented in the Kiratharjuna by Bharavi, Draupadi speak thus। For a woman to advise men like you, किसी औरत के लिए आप जैसे व्यक्ति को सलाह देना एक इंसल्ट है। एंड येट माई डीप ट्रबल्स कंपेल मी, परंतु मेरी जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, या फिर जो अवसाद में मैं जी रही हूं, मुझे कंपेल कर रही, विवश कर रही है टू ओवरस्टेप द लिमिट्स ऑफ वुमनली कंडक्ट मेक मी स्पीक अप, कि मुझे मेरे औरत के जो व्यवहार को लेकर के मेरी सीमाओं को लांघने के लिए मुझे विवश कर रही है। द किंग्स ऑफ योर रेस ब्रेव एज ए इंद्रा, आप जैसे कि जाति के राजा जो इंद्र के समान ब्रेव हैं, हैव फॉर ए लॉन्ग टाइम रूल्ड द अर्थ विदाउट ए ब्रेक, जिन्होंने बिगर रुके या बिगर ब्रेक के इस अर्थ पर राज किया है। बट नाउ विद योर ओन हैंड यू हैव थ्रोन इट अवे, परंतु आपने अपने ही हाथों से आपने सिंहासन को, आपके इस थ्रोन को आपने छोड़ दिया है या तोड़ दिया या फेंक दिया है। लाइक ए रटिंग एलिफेंट, एक रटिंग एलिफेंट की तरह है। रटिंग एलिफेंट का मतलब जो हाथी जो बिगड़ गया है, बदमाश, मतलब जो अपने आप अपने काबू में नहीं है, जो उत्पाती हो गया है। तो लाइक ए रटिंग एलिफेंट टीयरिंग ऑफ हिज गार्लैंड विद हिज ट्रंक, जो अपने ही गले में उसकी जो माला होती है उसको वो तोड़ देता है, उसी प्रकार आपने भी अपने थ्रोन को फेंक दिया है। इफ यू चूज टू रिजेक्ट हीरोइक एक्शन, अगर आप इस हीरोइक एक्शन को, उनसे लड़ने के एक्शन को अगर आप छोड़ते हैं, एंड फॉर बियरेंस, और आप सहिष्णुता को
देखते हैं। अगर आप टॉलरेंस करते हैं, इज द रोड टू फ्यूचर हैप्पीनेस, एक फ्यूचर हैप्पीनेस के लिए कि अगर आप उसको सहन कर लेते हैं, एंड देन थ्रो अवे योर बो, और तो आप अपने धनुष को आप फेंक दें। द सिंबल ऑफ रॉयल्टी, जो एक रॉयल्टी का सिंबल है। वियर योर हेयर मेटेड इन नोट्स, अपने बालों में गांठें बांध लें जैसे कि साधु संत करते हैं। स्टे हियर मेक ऑफरिंग्स इन द सेक्रेड फायर, और हर्मिट बन करके और आप फायर में अपनी आहुतियां दें, मतलब यज्ञ करें। ओनली आप अपना जो क्षत्रिय धर्म है वो भूल जाएं, और एक ब्राह्मण के रूप में आप बस केवल अपना सहिष्णुता को, टॉलरेंस को धारण करते हुए, और आप केवल यज्ञ करते रहे। इट इज नॉट हार्ड टू सी विच साइड द्रौपदी वाज ऑन इन द अर्जुन एंड कृष्णा डिबेट। क्लियर है कि अर्जुन और कृष्ण की जो डिबेट चल रही है वो द्रौपदी के साइड में है। विच डील्स विद द लेटर स्टेज ऑफ सेम सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स, जो इवेंट्स की सीक्वेंसेस चल रही है आगे जाकर के वो युधिष्ठिर को फाइट करने के लिए उसको उकसा देती है, उसको चॉइस करा देती है। रादर देन एम्ब्रेस द लाइफ ऑफ ए लोकल हर्मिट, जो वो लोकल जो हर्मिट की लाइफ है, या फिर जो साधु संत की वो लाइफ है, उसको जो वो एम्ब्रेस करना चाह रहे हैं, तो मोकिनली असाइन टू हिम, जो वो उपवास के तौर पे उसको बता रही कि अगर भाई दो आप युद्ध नहीं कर सकते तो आप जाओ और आप साधु सन्यासी बन जाएं। तो ऐसे जो अनकंसियल्ड डेरिजन, जो उपहास जो वो कर रही है, उस उपहास से उसको हटा करके वह किस पे लगा देती है, वो कि वो जाकर के युद्ध करें। तो ऐसी जो इंस्टोगेटर वो बनी है। तो यहाँ पर द्रौपदी का उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, यहाँ गार्गी का एग्जाम्पल दिया है, या उन्होंने यज्ञवल्क्य का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर उन्होंने भारवी का एग्जाम्पल दिया है कि उस समय पुरानी हिस्ट्री में जो वुमेन थी, भले ही वो लोग कम इन्वॉल्व होते हो, वुमेन को भले कम इन्वॉल्वमेंट मिलता हो डिस्कशन के अंदर, परंतु जितनी भी वुमेन आई है वो शार्पेस्ट एज वाले आई है। उन्होंने एक फस पैदा कर दी, एक तहलका मचा दिया इंडियन हिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों आगे का पार्ट अपन बाद में लेंगे, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, मुझे थोड़ी किसी से एनर्जी मिलती है। थैंक यू।